हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैंधव सभ्यता के लिए तीन नामों का प्रयोग होता है। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः कितने नामों का प्रयोग होता है? तीन नामों का। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। किसके निर्देशन में, किसने किया था? ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा, जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। रेडियो कार्बन 14 या C14, रेडियो कार्बन 14 जो है, इस जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है, जो डेट है, 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है, जो सर्वाधिक वैलिड तिथि है, मान्य तिथि है। 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी, चरम सीमा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की कालावधि का निर्धारण निम्नवत किया है। जैसे जॉन मार्शल कहते हैं कि इस सभ्यता का जो कालावधि है, जो टाइम पीरियड है, वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 यानी 2750 ईसा पूर्व के बीच है। अर्नेस्ट मैके कहते हैं 2800 से 2500 ईसा पूर्व के बीच। माधव स्वरूप वत्स कहते हैं 3500 से 2000 ईसा पूर्व। गैंड कहते हैं 2350 से 1700 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर कहते हैं 2500 से 1500 और फेयर सर्विस कहते हैं 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। अब तक इस सभ्यता के अवशेष मुख्यतः अफगानिस्तान में, याद रखिएगा, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल सुतका गेंडोर, पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरा स्थल मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, दक्षिणी पुरा स्थल दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये विस्तृत है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी। इसमें 4 प्रजातियां थी। याद रखिएगा, अगर बात करें तो पहला, याद रखिएगा, पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलायड यानी काकेशियन, दूसरा भूमध्य सागरीय यानी इंडो यूरोपियन या कैस्पियन, तीसरा अल्पाइन और चौथा मंगोलायड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के जो विचार हैं, जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप हैं, सिंधु सभ्यता के निर्माता को जो है आर्य को मानते हैं, नहीं, आर्य ये सभ्यता के निर्माता थे। वहीं सुमेरियन को कौन मानते हैं? मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियन थे। ये मानते हैं गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर। और द्रविड़ सिंधु सभ्यता के निर्माता थे, ये मानते हैं राखलदास बनर्जी। तो याद रखिएगा, किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता के निर्माता के लिए किसको माना है? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप आर्य को मानते हैं, गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर सुमेरियन को मानते हैं, राखलदास बनर्जी द्रविड़ को मानते हैं। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहला केंद्रीय नगर, दूसरा है तटीय नगर और तीसरा है पतन, ठीक है, एवं
अन्य नगर और कस्बे। तो केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पतन तीसरा है अन्य नगर एवं कस्बे। हड़प्पा के टीले या जो अवशेष हैं इनके विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। किसने? चार्ल्स मेसन। जनवरी 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व पंजाब यानी पाकिस्तान के वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण जो है आरंभ हुआ। 1926-27 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने, 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर जो है उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त दो टीले में पूर्वी टीले को नगर टीला, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। यहां से 6 कक्षों की दो पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अनागार के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अनागार 6 रूम के दो पंक्तियों में निर्मित कुल 12 रूम वाले एक अनागार के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। माउंट एबी। इसके अतिरिक्त यहां से जो है प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, संख का बना बैल और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, तांबे का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दाने के अवशेष प्रमुख हैं। सिंधु भाषा में, याद रखिएगा, सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। और ये लाइन याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, तो मृतकों का टीला। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। कब? तो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक क्या है? याद रखिएगा, बृहद स्नानागार है। तो मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो इसकी लंबाई जो है, याद रखिएगा, इसकी लंबाई देखिए, इसकी लंबाई जो है अगर बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर, उत्तर से दक्षिण की ओर कितना? लगभग 55 मीटर। चौड़ाई पूरब से पश्चिम, चौड़ाई जो है पूरब से पश्चिम अगर बात करें तो कितना है? लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की उत्तर से दक्षिण लंबाई 39 फीट यानी 11.88 मीटर है। चौड़ाई 23 फीट यानी 7.01 मीटर है और गहराई 8 फीट यानी 2.43 मीटर है। याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें, यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान यानी धर्म अनुष्ठान, धर्म से संबंधित कार्यों के लिए जो है प्रयोग किए जाते थे। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, किससे? मोहनजोदड़ो से। इसके बाद अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो की एक अन्य जो इमारत है विशाल अन्नागार है। स्नानागार और अन्नागार ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्नानागार धर्म अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता था, अन्नागार अन्न को भंडारित करने के लिए किया जाता था, जो 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद जो स्नानागार है इसके उत्तर पूर्व में 70.1 जो है इसका कह सकते हैं कि 70.1 इंटू 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। यह जो भवन है संभवतः पुरोहितवास था। यहां पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा है या रहा हो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मुख्य सड़कें 9.15 मीटर जो है चौड़ी थी, जो राजपथ कहा गया। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में जो है विभाजित करती थी। तो सड़क इस तरह से होती थी, एक दूसरे को काटती हुई, दम लंबी होती थी। ठीक है, समकोण पर काटती हुई नगर को जो है अनेक वर्गाकार
या चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटने को जो है ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्य रत नारी की मूर्ति, पुजारी यानी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ यानी शिव की मूर्ति, कुंभकारों के जो कुम्हार थे इनके 6 भट्टे, सूती कपड़ा 6 भट्टे यानी कुम्हार जो अपना मिट्टी के बर्तन को जो पकाते थे, भट्टे, सूती कपड़ा, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत और गीली मिट्टी पर कपड़े के जो है साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चनहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एन जी मजमूदार ने की थी। एन जी मजमूदार 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया। किसने? मैके, याद रखिएगा। देखिए यहां जो है सैंधव संस्कृति का अतिरिक्त उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति, जिसे झुक्कर और झांगर संस्कृति कहते हैं, इनके अवशेष मिले हैं। यह एक औद्योगिक केंद्र था जहां मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके को यहां से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी प्राप्त हुई थी। यहां से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है, याद रखिएगा, अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिली का पीछा करता हुआ पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चनहुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहां किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। खंभात के खाड़ी के तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहां से फारस की मुद्रा या सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाजों की गोदी यानी डॉक यार्ड है। यहां से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण जो अवशेष हैं, धान यानी चावल और बाजरे के साक्ष्य हैं, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 दिशो समाधियां आदि। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़पुरम में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था, जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज, याद रखिएगा, इस स्थल की खोज इटली के लुइगी पियो टेसीटोरी ने की। हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की थी। किसने? अमलानंद घोष। 1960-61 में बेबी लाल और बीके थापर ने उत्खनन कार्य आरंभ किए। यहां पूर्वी और पश्चिमी टीला जो है अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहां पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नलियों, कुओं और स्नानागार बनाने में ही किया गया है। यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। और मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के जो सम्मान है, मतलब की जो वस्तुएं हैं, यहां से 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरा हुआ है। पूरब की ओर स्थित जो टीला है बड़ा है, जबकि पश्चिम की ओर स्थित जो टीला है वो छोटा है। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहां से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्ध भाग में 4 या 5 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गढ़ था, जिसमें पशुओं की हड्डियां थीं। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। यहां से सेल खड़ी तथा मिट्टी की मुहरें एवं मृद भांड के टुकड़े मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की।
1990-91 के दौरान आर.एस. बिष्ट के द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य आरंभ किया। ठीक है, यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहां से एक विशाल जलाशय मिला है। यहां के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहां से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ठीक है, सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहां से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे आदि की आकृतियां प्राप्त हुई है। यहां से कुछ मृद भांड, सिंधु लिपि की एक मुहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये लोकेशन काफी महत्वपूर्ण है। लोकेशन को याद रखिएगा, किस नदी के किनारे कौन सा लोकेशन अवस्थित है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैन्य स्थल है। रोपण, जो कि पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने और 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई जो है करवाई थी। याद रखिएगा, अगर बात करें तो देखिए यहां से, याद रखिएगा यहां से अगर बात करें तो यहां से मृद भांड, सेलखड़ी की मुहर, चट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के वर्णाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहां से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहां से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहां से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी, तो देखिए हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, मांडा चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद दैमाबाद परवरा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के, सुतका गेंडोर दास्तक या दासक नदी के किनारे और भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित जो नदी है, ये काफी महत्वपूर्ण है। मिलान दिया जाता है या वन लाइन स्टेटमेंट में भी पूछा जाता है, तो आपको रट जाना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहां से खुदाई में इसके ये जो जगह है आलमगीरपुर, यहाँ के खुदाई से मृद भांड और मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि के चित्रकारियां मिली हैं, पेंटिंग मिले हैं। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है और यहां से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियां, खिलौना, गाड़ी आदि मिले हुए हैं। सिंधु लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। सिंधु लिपि युक्त एक ठप्पा, जिसे मुहर कह सकते हैं, इसके साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। सुतका गेंडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास्तक या दासक नदी के किनारे स्थित है। इसकी पहचान हड़प्पा स्थल के रूप में 1927 में आर.एल. एस्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहां से मृद भांड, एक ताम्र निर्मित वर्णाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने ठिकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सुतका गेंडोर के पूरब में स्थित है। सुतका गेंडोर के पूरब में स्थित है। 1962 में इसकी खोज जो है जी.एफ. डेल्स के द्वारा की गई। यहां से 2 टीले मिले हैं जिसके आकार सुतका गेंडोर जैसा ही है। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहां से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहां से काफी मात्रा में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं।
बनावली हरियाणा के फतेहाबाद यानी पूर्व में हिसार का भाग था। तो फतेहाबाद जिले में स्थित था या स्थित है। पूर्व में हिसार का यह भाग था। 1974 से 77 के बीच आर एस बिष्ट के द्वारा, किसके द्वारा? आर एस बिष्ट, इसके द्वारा, इनके द्वारा जो है इस स्थल का उत्खनन कार्य करवाया गया। यहां से संस्कृति के तीन जो स्तर है प्रकाश में आए। कौन कौन से? तो प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें नगर को जो है तारांकित भागों में विभाजित करती है। यहां से मुहरे, बटखरे, लाजवर तथा कार्नेलियन के मनके, हल की आकृति के खिलौने, तांबे के वर्णाग्र आदि के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जेपी जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहां प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि हैं। मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर जो है स्थित है। 1982 में इसका उत्खनन जेपी जोशी तथा मधुबाला के द्वारा करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ तीन सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तरकालीन सैंधव। यहां से मिट्टी के ठिकरे, हड्डी के नुकीले वर्णाग्र, चट्र ब्लेड, कांस्य निर्मित पेचदार पिन, एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सिनौली नामक हड़प्पनपुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव संवर्धन प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ है। मिस्र को नील नदी का उपहार या नील नदी का वरदान कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। याद रखिएगा, सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। लिपि का जन्म इन्हीं लोगों ने दिया था। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव जो सभ्यता है, सैंधव सभ्यता, ये मातृ सत्तात्मक थी, यानी मातृ प्रधान थी। सैंधव लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन ग्रहण करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के भी प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पाट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती जो है प्रारंभ किया था। भारत से कपास ग्रीस गई, जिसे वहां के लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती जो है 2500 ईसा पूर्व के लगभग जो है शुरू की गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा, इन स्थलों से जो है कुबड़दार, याद रखिएगा, इन स्थलों से कुबड़दार ऊंट के जीवाश्म मिले हैं। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चनहुदड़ो में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। याद रखिएगा। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, इसके बारे में अगर बात करें तो कच्चा माल एक तरफ है, दूसरी तरफ प्राप्ति स्थल। जैसे तांबा जो कच्चा माल था, इसकी प्राप्ति कहां से होती थी? तो खेतड़ी यानी राजस्थान, बलूचिस्तान एवं ओमान। लाजवर्द अफगानिस्तान के बदखसा से। टीन की प्राप्ति ईरान और अफगानिस्तान से। चांदी की प्राप्ति राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान और ईरान से। सीसा की प्राप्ति ईरान, अफगानिस्तान और अजमेर से। शिलाजीत का हिमालय से। गोमेद का गुजरात से। सोना की प्राप्ति दक्षिण भारत यानी कर्नाटक से।
सैंधव निवासियों का आंतरिक और बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था, विकसित अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था। वस्तु विनिमय का मतलब एक वस्तु दीजिए, दूसरा वस्तु लीजिए। लोथल और मोहनजोदड़ो से हाथी दांतों के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः जो है यानी जो बटखरा होता था, घनाकार होता था। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार, ये सभी मतलब कि आकार हैं, ऐसे मिले हैं। सारगोन युगिन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमून और मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। दिलमून की पहचान फारस के खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेरियन अभिलेखों में दिलमून को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है। मम्मी मतलब लाश। 100 सैंधव सभ्यता में मूर्ति कला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृद भांड कला आदि के उन्नत होने के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है। एक संयुक्त यानी पेयर युक्त पशु मूर्ति, पशुओं की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें शरीर भेड़ का और मस्तक सूंडदार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्ति में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय है। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुछिष्ट विधि यानी लॉस्ट वैक्स से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी यानी जो डांसर कह सकते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुते और कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। और चनहुदड़ो से प्राप्त इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। मृण मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की जो प्राप्त हुई है। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की हैं। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। इसके बाद सैंधव काल में सर्वाधिक मुहरें सेलखड़ी की बनी है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेद मिट्टी आदि की मुहरें बनी हैं। अधिकांश मुहरें वर्गाकार या चकोर हैं, किंतु कुछ मुहरें घनाकार, गोलाकार और बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। एक श्रृंगी पशु याद रखिएगा। उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है और जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। उस योगी के बाईं ओर बाघ और हाथी तथा दाईं ओर गैंडा तथा भैंसा चित्रित किए गए हैं। सिंहासन के नीचे 2 हिरण भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र यानी शिव से संबोधित किया है। सैंधव मृद भांड मुख्यतः लाल और गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृद भांड यानी मिट्टी के बने जो मतलब कि बर्तन है, लाल रंग से रंगकर काली रेखाओं से चित्र जो है बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। सैंधव मृद भांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तरियां और थालियां प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी और जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे। इसकी पूजा जो है उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की, ठीक है, मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पंछियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड या यज्ञ वेदियों का साक्ष्य मिले हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में 100 दफनाने की प्रथा जो है यहाँ प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिले हैं। कालीबंगा में 100 दक्षिण उत्तर, रोपण में पश्चिम पूरब और लोथल में पूरब पश्चिम दिशा में भी प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों और विद्वानों का जो मत है वो भिन्न भिन्न है। जैसे मार्शल और मैके एसाराव जो इस सभ्यता के विनाश का जो कारण मानते हैं, सैंधव सभ्यता के विनाश का जो कारण मानते हैं वो बाढ़ को मानते हैं। बाढ़ को मानने वाले कौन कौन है? मार्शल है, मैके हैं, एसाराव हैं। आर्यों का आक्रमण मानते हैं कौन कौन? तो गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पीगट। ठीक है,
जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता के विनाश का जो कारण मानते हैं वो है आर एल स्टीन, अमलानंद घोष। भूतात्विक परिवर्तन के कारण जो सिंधु सभ्यता इसके विनाश का जो कारण मानते हैं M R साहनी, H T लैम्ब्रिक, G F डेल्स। महामारी के कारण कौन मानते हैं KUR कनेडी, और पर्यावरण परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ, ये मानते हैं कौन, तो M दिमित्रियेव। याद रखें M दिमित्रियेव। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमिक्स पर। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है, जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। सेकंड प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सही जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम के दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। थर्ड नंबर है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? याद रखिएगा, आदि ऐतिहासिक युग से। आदि ऐतिहासिक युग, बी ऑप्शन। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहां पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, प्रश्न संख्या 4 पूछा गया, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। प्रश्न संख्या 5, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण जो कारक है वह मृद भांड, यानी डी ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थे। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृद भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृद भांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर और चित्रित धूसर मृद भांड जो बाद के हैं यह आर्यों से संबंधित माने गए हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, सिंधु घाटी संस्कृति जो है वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि याद रखिएगा इसका जो सही जवाब है वह है आपका, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता, याद रखिए, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे और रक्षा शस्त्रों के जो रक्षा शस्त्र था इसके ज्ञान से ये युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का जो है अभाव था, यानी आयरन का जो है इस समय ज्ञान नहीं था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? प्रश्न संख्या 7 बताइए, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? सही जवाब हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, यानी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है इसको पढ़ा नहीं जा सका है।
अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष की या पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? सही जवाब है पुरातत्व संबंधी खुदाई। पुरातत्व संबंधी खुदाई, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है इसका वाचन तो अभी नहीं हो सका है। अतः सभ्यता से संबंधित जो अनेक पुरास्थल हैं इनसे प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। 9 नंबर है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वह है जो पाई गई है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वो कौन कौन सा है? तो मोहरे हैं, जो कि आप कह सकते हैं स्टाम्प यानी मोहर। सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 300 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलाप और विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। देखिए, मोहर और मनके जो है इसको ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा पेयर सही नहीं है? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन ए है, एम रफीक मुगल के द्वारा जो कथन है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये जो कथन है वो सही नहीं है, जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यानी सही पेयर नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग जो है अपना मत प्रस्तुत किए हैं। EJ मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद DH गार्डेन तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पीगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स और रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से जो है प्रेरणा ली। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 11 नंबर है, लेकिन इस क्वेश्चन को यानी यहां से आगे की जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डील करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है, पीडीएफ ले लीजिए। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल की कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।